हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं और हमने एक लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नेचर, स्कोप, इंट्रोडक्शन, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों तक पहुंचाया है। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। एक चीज का शुरुआत में ही आप लोगों से शुक्रिया कहना चाहूंगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया पहुंच रही है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अत्यंत ऊर्जा का संचार कर रही है। तो इसे करते रहिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब आप करते रहिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आप पीछे कि हमने आज का टॉपिक विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, इसको कवर करने के लिए एक आपके सामने पूरा रेखा चित्र रखा है और हम इन्हीं आधारों पर संविधान की विशेषताओं को क्लियर करेंगे। तो देर ना करते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन माध्यमों में सीधी सीधी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अन्यथा समय और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका तालमेल बिगड़ने लगता है। तो मैं सीधा पे पॉइंट पे आता हूँ और आप देखिए, संविधान की विशेषताओं में विशेषताओं के बारे में मैं एक प्राइमरी चीज आपको बता दूं कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं या विशेषताएं बनती हैं, उसमें दोनों तत्व होते हैं। कभी कभी कुछ खूबियां होती हैं, कभी कभी कुछ खामियां होती हैं। यानी कि विशेषताएं वे एलिमेंट हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट आपके साथ जुड़ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाते हैं। और इस पर आपको मैं डिटेल में अलग अलग विषयों में आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि कभी कभी पूरी पूरी चीजें नेगेटिव आइडेंटिटी ले लेती हैं। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्वरूप। हमने पहली चीज जो आइडेंटिफाई की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि किसी भी जो आपके पास उपलब्ध चीज है उसको समझने के लिए पहले हम उसके एक स्वरूप को समझते हैं। और स्वरूप समझने का तरीका ये होता है कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है। अगर वो भौतिक चीज है तो हम इन माध्यमों में समझते हैं। अगर कोई वैसी चीज है जो टेक्स्ट है जिसमें कुछ नॉलेज की चीजें लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर हम जाते हैं कि वो वॉल्यूम में लिखी है, फिर चैप्टर्स कैसे हैं, उसमें किस प्रकार की जो विश्लेषण है वो हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है, और आपको बहुत सारी किताबों में ये मिलेगा कि विश्व का सबसे लंबा प्रलेख। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें हर चीज विश्लेषणात्मक दृष्टि से, विश्लेषणात्मक तरीके से रखी गई है। तो स्वरूप, अब जाहिर सी बात है आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही व्यापक है। अब इसमें मैं कुछ तत्वों को आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं। जैसे हमारा संविधान, अगर आप एक स्केच बनाएं तो किस प्रकार से हमारे संविधान में चीजें रखी गई हैं, तो वो ये है कि हमारे संविधान में 395 मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं, और वर्तमान में अब तो 400 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, और लगातार अमेंडमेंट करके उसमें सब क्लॉजेज और क्लॉजेज जोड़े जा रहे हैं। तो पहली चीज जो हमारे संविधान की स्वरूप में मूलता है वो है कि 395 अनुच्छेद हैं। दूसरी चीज है कि हमारे संविधान में 12 जो अनुसूचियां हैं, जिसे आप शेड्यूल्स कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने सब्जेक्ट्स को 3 विषयों में बांट रखा है, 3 अलग अलग सूचियों में बांट रखा है। उसकी चर्चा हम आपको जब सेंटर स्टेट रिलेशन बताएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन को समझेंगे तो मैं डिटेल में करूंगा। तो पहली चीज आपके संविधान के स्वरूप में क्या है कि वो अनुच्छेदों में बटा है। दूसरी चीज क्या है, फिर वो भाग में बटा हुआ है, विभिन्न भागों के अंतर्गत चीजें लिखी गई हैं, और उन भाग यानी पार्ट में भी चैप्टर्स हैं, यानी कि अध्याय हैं। आप जानते हैं कि कोई टेक्स्ट लिखी जाती है तो उसका एक क्रम होता है। क्यों? क्योंकि उसी क्रम में आप उस चीज को समझेंगे तो वो ज्यादा समझने योग्य होगी, ज्यादा आप उसे समझ पाएंगे। तो हमारे संविधान में 3 जो मूल चीज आपको याद रखनी है कि संविधान जो सबसे बड़े स्वरूप में है वो भाग में है। भाग के अंदर क्या है, चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स के प्रोविजंस कैसे लिखे हुए हैं वो विद आर्टिकल लिखे हुए हैं। कई बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आर्टिकल क्या होते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि इसे सामान्य भाषा में आप न्यूमेरिक की कह सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में ये कहता हूं कि आर्टिकल 21, तो स्टूडेंट्स के मन में तुरंत बात क्लियर हो जाती है कि 21 के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है ये कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में बात हो रही है। क्यों?
क्योंकि उसी 21 क्लास में ये सारी बातें आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस चीज की बेसिक समझ बना लें कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय हम इन 3 पैरामीटर को कैरी करते हुए चलेंगे। ओके, दूसरा आप देख रहे होंगे कि विभिन्न स्रोतों का संतुलित प्रयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में भी करूंगा क्योंकि आपको रिसोर्सेज पूरे समझने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास 2 कैटेगरी में मिलते हैं। एक को हम कहते हैं आंतरिक स्रोत और दूसरे को कहते हैं बाह्य स्रोत। आप जानते हैं आंतरिक स्रोतों के रूप में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमको लॉज मिले थे उनकी चर्चा करते हैं, और बाह्य स्रोतों में हमने दुनिया के जो संविधानों से चीजें प्राप्त की हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो वो एक अलग मसला है और एक पूरा टॉपिक हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहां पे जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी चीज समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमने संतुलन स्थापित किया है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो कोई भी लॉज होते हैं थ्रू आउट द कम्युनिटी वो ट्रेवल करते हैं और वो हर देश की परिस्थितियों, वहां की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उनके अनुसार रखे जाते हैं। अब आप जानिए कि जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई तो दुनिया में 2 ही फॉर्म की डेमोक्रेसी थी। आप जानते हैं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली थी और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी। हमारे पास ये दोनों में से कोई अपनाने की चॉइस थी, या हम कोई तीसरे की तरफ अगर जाएं तो इन दोनों की अच्छी वैल्यूज को अपने यहाँ अपनी व्यवस्था में लागू करें। और हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही परिपक्व तरीके से, बहुत ही आप ये जान लीजिए कि स्टडी और बहुत डिस्कशन के बाद उन तत्वों को जो हमारे सोसाइटी में, हमारी कल्चर में, हमारी परिस्थितियों में अच्छे तरीके से हमें डेवलप कर सकें, अच्छे तरीके से हमारी जो प्रगति है उसे सुनिश्चित कर सकें, उन्हीं को रखा है। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक में ये चीज क्लियर किया हूं कि विभिन्न स्रोतों का संतुलित प्रयोग को मैंने इसीलिए फोकस किया है क्योंकि आप ये समझ पाए कि कोई चीज जिस ले ही नहीं ली गई है उसमें हमने अपनी परिस्थितियों और अपने देश काल के अनुसार परिवर्तन करके उसे अपने संविधान में रखा है। कई बार आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं या कुछ और भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है उसका बहुत छोटा सा कारण प्राइमरी लेवल पे आप समझ लीजिए, बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला कारण ये है कि हमने दुनिया की किसी भी चीज को हूबहू नहीं अडॉप्ट किया है। कोई भी सिस्टम हमने दुनिया का जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पिरेशन के तौर पे लिया है उसमें हमने अपनी परिस्थितियों और अपने गोल्स, अचीव, ट्रेडिशंस, कस्टम्स का प्रॉपर ध्यान रखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने कॉपी नहीं किया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी पॉइंट जो आप देख रहे हैं, एकल नागरिकता व सार्वभौम वयस्क मताधिकार। आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि जब हमारे पास संघीय शासन प्रणाली है जिसमें आपके पास स्टेट होता है, सेंटर होता है, स्टेट और सेंटर के अलग अलग पॉलिसी मेकिंग एरियाज होते हैं, तो नागरिकता के प्रावधानों में एकल नागरिकता हमने क्यों ली? आप जानते हैं जैसा कि अमेरिका में है वहां डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और आपका जो यूनाइटेड स्टेट उसकी सिटीजनशिप अलग होती है। तो यहाँ आप एकल नागरिकता की आवश्यकता को जरूर जानना चाहेंगे। मैं आपको बताता हूँ एकल नागरिकता आवश्यक क्यों थी। जब भारत अपना स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहा था, अपना स्वतंत्रता आंदोलन चला रहा था, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस दौरान भारत में न सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की चुनौती थी, उसके साथ साथ बहुत सारी और चुनौतियां थी जिसमें 4-5 चुनौती बेहद महत्वपूर्ण थी। एक आप जानते हैं कम्युनल जो वायलेंस हो रहे थे, जो सांप्रदायिक तनाव हो रहा था, दंगे हो रहे थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। प्रादेशिकतावाद, रीजनलिज्म जिसे आप कहते हैं, वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप जानते हैं कि भारत छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और वो एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को जब उन्हें डेमोक्रेटिक वे में लाना पड़ा तो फेस करनी पड़ी। तीसरी चीज थी जो लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारी डिविजनल फोर्सेज एक्टिव हो रही थी। तो यानी कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और भी जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो सर उठा रहे थे। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिटीजन के मन में इस बात का फेथ पैदा किया जाए कि ये जो पूरी परिधि है इस देश की वो हर तुम्हारी है और वो हर क्षेत्र तुम्हारे लिए है। तुम उसमें रह सकते हो, तुम वहां की पहचान प्राप्त कर सकते हो, तुम वहां सुरक्षित हो, तुम हर प्रगति के लिए वहां पर स्थापित हो सकते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि हमने अपने संविधान में एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिससे प्रत्येक नागरिक वो कहीं भी चाहे पैदा हुआ हो उसे पूरे भारत में एक अपनेपन का उसके साथ
जुड़ाव हो सके और वो तय कर सके कि हम कहीं भी हैं, हम भारतीय हैं और पूरे भारत की जो परिधि है वो हमारी है। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि उस जो डिविजनल फोर्सेज है उनसे डील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए ये आवश्यक था कि हम सिंगल सिटीजनशिप की तरफ जाएं। और आज आप वर्तमान में देख रहे होंगे इस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं कि कई बार सेंट्रल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को लेकर के सेंट्रल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उस पर भी हम अगले लेक्चर में या अगले जो वीडियोज होंगे उस पर और चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रकार है कि उसमें जो भी चीजें हमने प्रोविजंस की हैं, जिन चीजों को हमने वहां रखा है वो हमारी इंटीग्रिटी, यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देख रहे होंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये होता है कि हमने सभी को एक ग्राउंड पे वोटिंग राइट दे दिया है। आप जानते हैं भारत में 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष या ट्रांस या कोई भी अदर कम्युनिटी, सभी समुदायों को हमने एक वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू, यानी वन वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू, इस फॉर्मूले पे हमने सबको वोटिंग राइट दिए हैं। और ये डेमोक्रेसी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में शासन तय कौन कर रहा है? शासन जनता तय कर रही है। और अगर उसे हमने वहां पे क्लियरली इक्वलिटी दे रखी है, यानी कि वो अपने वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों को राज्य में, विधायिका में, विधानसभा में और केंद्र में, संसद में भेजती है, तो इससे वो इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारी इच्छा से बनी हुई है और हमारी इच्छा और हितों को पूरा करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक या कोई और लेवल का डिवीजन वोटिंग राइट में ना करें, बल्कि वहां पे सभी नागरिकों को इक्वल कर दें, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप थी। और नागरिकों को तभी एक होने का बोध होगा जब कुछ राइट्स उनके विदाउट एनी डिफरेंसेज उनको मिलें। और उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण था कि हमने सार्वभौम मताधिकार को अपनाया। इस पर बहुत सारे आलोचकों का मत है कि उन लोगों को भी आपने ये दे दिया जिनकी अपनी कोई पावर नहीं है सोचने की, जिनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियो समझते नहीं है। लेकिन वो एक अलग कंडीशन है, उस पर हम अलग कभी चर्चा करेंगे। आपको अभी ये समझना है कि डेमोक्रेसी में बिलीफ पैदा करने के लिए, जनता का विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें कुछ राइट अनकंडीशनल देने पड़ते हैं, और वो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके दिया था। और वो क्या है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, अनम्यता या नम्यता। ये दो वर्ड आप देख रहे हैं। नम्यता का मतलब होता है मृदु, मृदु का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। इंग्लिश में जो वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है फ्लेक्सिबल, जिसे हम आसानी से बदल सके, जिसमें आसानी का चेंज आ सके। दूसरा अनम्यता, दैट इज रिजिड। तो इसके लिए कहा जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इसको समझने के लिए थोड़े से हम और उदाहरणों को लेंगे और क्लियर करेंगे कि ये क्यों है। देखिए, नम्यता की जब बात की जाती है तो आप बहुत सरल सा प्रोविजन समझिए कि किसी भी राज्य की सीमा इत्यादि में अगर आपको परिवर्तन करना है तो केंद्र को बहुत ही आसान पावर मिली हुई है कि वो एक सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके और उस चीज को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर उसे प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो उसके पास इतनी आसान शक्ति नहीं है। यदि संविधान में संशोधन की बात देखी जाए तो उसमें कई संशोधन ऐसे हैं जिसमें बहुत स्ट्रांग मैंडेट की जरूरत होती है। तो हमने अपने संविधान में एक संतुलन रखा जहां पर हमको किसी प्रकार के अखंडता या किसी प्रकार की एकता पर खतरा दिखा, उन प्रावधानों को हमने बहुत मजबूत बनाया। जहां पर हम लिबर्टी ले सकते थे, जहां पर हम ये दिखा सकते थे, राज्यों पर पूरा भरोसा कर सकते थे, वहां पर हमने बहुत सरल और बड़ी सीधी प्रक्रिया अपनाई। तो इसलिए हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण बना, क्योंकि उसमें एक बैलेंसिंग है। जहां किसी प्रकार की ऐसी फोर्सेज, डिस्टेशनरी फोर्सेज, विघटनकारी शक्तियां उभर सकती थीं, वहां हमने संवैधानिक प्रोविजंस को थोड़ा रिजिड कर दिया है। और जहां ऐसी स्थिति नहीं थी, पूरी लिबर्टी ली जा सकती थी, वहां हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रॉपर आपके ऊपर भरोसा किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि नम्यता व अनम्यता का मिश्रण क्या है। स्टूडेंट्स, अगली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता। आप जानते हैं कि इस देश में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था जो है वो हमारी संसद है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस कंफ्यूजन में कतई ना आए कि
कोई ऐसा विषय दिया ही नहीं गया है राज्यों को जो वो कानून निर्माण कर सके। हमने कल ही जो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया था उसमें क्लियर बता दिया था कि हमारे देश में शक्तियों का बहुत स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है और स्थिति एकदम क्लियर कर दी गई है कि किन मुद्दों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति है और किन मुद्दों पर राज्य को। जहां कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डिवीजन नहीं किया गया है उनको एक अलग लिस्ट में डाला गया है और केंद्र और राज्य जैसी स्थितियां बनती हैं उनको कानून निर्माण की शक्ति दी गई है। यहाँ ये बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर दोनों एक साथ कानून बना देते हैं और किसी गतिरोध की या कन्फ्रंटेशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र के कानून माने जाएंगे। ये आपको आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसे बनाया गया है हमारे संविधान में, ये आप समझ लीजिए। देखिए संप्रभुता जो है वो कोई एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि संप्रभुता को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं साधारण शब्दों में कि जब आप सारे कार्य करने की स्वतंत्र रूप से शक्ति रखते हैं, और ऐसा मनुष्य के साथ जुड़ा नहीं है। फिलोसफिकली आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे ब्रिटिशर्स और ग्रीक स्कॉलर्स ने और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे क्लासिकल स्कॉलर्स इस बात को एडमिट करते हैं कि मनुष्य जो है वो हमेशा समय, परिस्थितियों इत्यादि से घिरा हुआ है और उसके अनुसार वो संचालित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम निरपेक्ष नहीं है, हम सापेक्ष हैं। आइंस्टीन का सापेक्षतावाद आप पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट्स, संसदीय संप्रभुता और जो न्यायिक सर्वोच्चता है इसकी बैलेंसिंग आइए देखते हैं। संसद क्यों संप्रभु है? क्योंकि वो इस देश में कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है, यानी पूरे देश के लिए कानून बनाने की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च अथॉरिटी है वो हमारी संसद है। यहाँ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश की टेरिटरी पे लागू होते हैं, पूरे देश की क्षेत्र पे लागू होते हैं। अब दूसरी बात, न्यायिक सर्वोच्चता कैसे स्थापित होती है? वो इस प्रकार स्थापित होती है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को न्यायपालिका ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड उसे शून्य घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। ये संसद के कानून निर्माण के संदर्भ में सोचिए न्यायपालिका को कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त है। यानी वो न्यायपालिका ही है जो अंतिम रूप से ये तय करती है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान सम्मत, विधि सम्मत है या नहीं है। यदि कोई ऐसा कानून ये संसद बना रही है जो विधि सम्मत या कानून सम्मत या संविधान सम्मत नहीं है तो हमारी न्यायपालिका उसे नल एंड वाइड घोषित कर देती है और ये बहुत बड़ी पावर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ संसदीय संप्रभुता है और उस संप्रभुता में यहां तक है कि वो जुडिशरी के स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ जजेज, उनकी सैलरी, ये सब तय करती है। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया कानून तभी मान्य होगा जब उसकी लीगैलिटी, उसका वेरिफिकेशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करके जुडिशरी उसको आगे बढ़ा दे। यहां ये बात मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जुडिशरी किसी भी विधि की लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी स्वयं भी संज्ञान लेके चेक कर सकती है और उसके लिए अपील भी दायर हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रीय या राजनीतिक दलों द्वारा उसके लिए अपील भी की जा सकती है। ये एक अलग बात है। लेकिन एक चीज आपके मन में ये क्लियरिटी यहां मिलनी जरूरी है कि हमारे यहां ऐसा नहीं है कि संसद द्वारा कानून जो बनाया जा रहा है वो जुडिशरी के चेकआउट करने के बाद ही अस्तित्व में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद कानून निर्माण में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसमें कोई दखल नहीं है। वो कानून निर्माण के लिए अपने में पूर्ण अधिकार रखती है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना आपको जानना है कि उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच हमारी न्यायपालिका, स्पेशली सर्वोच्च जो न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है, उसे करने का पूरा राइट है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। आप जानते हैं हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें संसद हमारे देश की सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है जो लॉ मेकिंग करती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में यह होता है कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, यानी कि जो कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान है। कार्यपालिका शक्ति यहां बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना। जो मैंने बताया था कि राजनीतिक कार्यपालिका शक्ति वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजनीतिक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वास्तविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री में होती है और राष्ट्रपति हमारे यहाँ औपचारिक शक्ति रखता है। मैं नाम मात्र के शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति जैसी ग्लोरीफाइड पोस्ट के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। तो आप ये समझ के चलेंगे कि वो हमारे यहाँ औपचारिक शक्तियां रखता है और प्रधानमंत्री के पास
हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दी गई है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसमें मंत्री परिषद की भूमिका सबसे अहम होती है और जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो इस लिहाज से हमारी संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें कोई एक व्यक्ति कानून निर्माण की भूमिका नहीं निभा रहा है, एक पूरी संस्था निभा रही है, उसका नाम संसद है और इसीलिए हम उसको संसदीय शासन प्रणाली नाम देते हैं। उसमें पूरे डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लॉ मेकिंग में वो सारे डेमोक्रेटिक एलिमेंट आपको दिखाई देंगे कि उस पर बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, उस पर आर्गुमेंट होगा, उस पर वोटिंग होगी, फिर फाइनली वो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाएगा और अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी चीज आप देख रहे होंगे आपात उपबंध। ये बहुत यूनिक चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की ये दूरदर्शिता को साबित करता है। आप सोचिए कि एक परिस्थिति में जब वो बैठे हुए थे तो उनके मन में कितने डायमेंशन क्लियर हो रहे थे कि हम एक ऐसा संविधान निर्माण करें जिसमें किसी आपात स्थिति से भी निपटने की पूर्ण क्षमता हो और सामान्य स्थितियों में भी वो नागरिकों के और हमारे राज्य के सभी हितों का संरक्षण कर सके। तो यहाँ पे आपात उपबंध जो कि हमारे किसी ऐसी असाधारण और विपरीत परिस्थिति से संविधान को निपटने की शक्ति देता है, संविधानवाद को स्थापित करने की शक्ति देता है, उसमें उपबंध किया गया है। और ये यहाँ पर आपको जब मैं आगे डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सामान्य स्थितियों में हमारा संविधान किस प्रकार से काम करता है और विपरीत स्थितियों में हमारा संविधान किस प्रकार से काम करेगा। तो आपात उपबंध के बारे में आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन इतनी याद रखनी है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाएं जब हमारे जो सामान्य परिस्थितियों के कानून हैं वो ठीक से काम ना कर पा रहे हों, इररिलेवेंट से हो जा रहे हों, तो उन परिस्थितियों में हमारे संविधान में कुछ निश्चित प्रोविजंस किए गए हैं जिनके द्वारा शासन प्रणाली को संचालित किया जाएगा, वही हमारे आपात उपबंध हैं। बाकी इसकी डिटेलिंग हम पूरी तरीके से आपको अगले लेक्चर्स में प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और आप जानते हैं अगर आप राजतंत्र और लोकतंत्र की एक छोटी सी कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि राजतंत्र वो अच्छा समझा जाता था जहां पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि तीनों शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, तीनों शक्तियों का स्रोत सिर्फ एक हो। यानी आप राजतंत्र में ये देखते थे कि राजा तीनों काम करता था, वो कभी प्रशासक भी होता था, कभी लॉ मेकर भी होता था और कभी वो सबसे बड़ा जज भी होता था। लेकिन लोकतंत्र में वो लोकतंत्र अच्छा समझा जाता है जहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, और हमारे देश में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की ही व्यवस्था अपनाई गई है। आप जानते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो सिर्फ दो स्तर पर शक्तियों का विभाजन हुआ था, पहला केंद्र स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। लेकिन आपको पता है ये बात कि हमारे यहाँ जब पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित हो गया तो हमने एक और वे ऑफ गवर्नेंस, एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक और डिसेंट्रलाइजेशन किया और वो था स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। उसमें हमने अर्बन लेवल पर नगरपालिकाओं को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि ब्रिटिश काल में नगरपालिका इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और भारत में जो ग्रामीण स्वशासन है वो भी शुरू हो चुका था, लेकिन वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था। दूसरी चीज हमने क्या किया? दूसरी चीज हमने किया कि गांव में ग्राम पंचायतों का प्रॉपर प्रोविजन किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण था भारत जैसे बड़ी जनसंख्या और बड़े इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वाली कंट्री में कि वहां पर हम लोकल लेवल पर पावर को डिलीवर करें और वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को वहीं पर सुलझा दें। क्योंकि आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा चैनल होता है कि चीजों को एग्जीक्यूट करने में काफी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो यदि हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि क्षेत्रीय मुद्दों को क्षेत्रीय स्तर पर खत्म कर लिया जाए, तो ये एक बहुत यूनिक फीचर अपनाया गया और आप जानते हैं इसका बहुत तरीके से आप सफल प्रयोग कर भी रहे हैं। आप एक दो उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मजदूरों के पलायन में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मनरेगा, जिसको आप जानते हैं कि एक रोजगार अधिनियम हमारे यहाँ मिला हुआ है हमारे नागरिकों को, जिसमें मजदूरों के पलायन पे भी बहुत कंट्रोल हुआ है और भी जो वहां की क्षेत्रीय गतिविधियों है उसमें काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो ये हमारी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे, केंद्र सर्वोच्च स्तर पे है, उसके बाद राज्य है और राज्यों के भीतर स्थानीय स्वशासन है। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन के लिए कोई अलग
फॉर्म नहीं रखा गया है, बल्कि वो राज्यों के भीतर ही स्थापित है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लैरिटी को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने लिखा है पंथ निरपेक्ष राज्य। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भारत में रहा है और कई बार इसके सवाल भी बड़े कंट्रोवर्शियल और बड़े फिलोसफिकल वे में आ जाते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हमारे यहाँ रसिया जैसा पंथ निरपेक्षतावाद नहीं अपनाया गया है, जिसमें हमने धर्म को कुचलने के लिए पावर्स को आगे बढ़ाया है या राज्य ने कोई पावर जनरेट की है। हमने एक ऐसा जो है पंथ निरपेक्षतावाद अपनाया है जिसमें सिर्फ ये डिक्लेरेशन है कि राज्य के पास कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के पास कोई धर्म ना होने का मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो राज्य किसी प्रकार से धर्म विरोधी होगा। ये बात आपको क्लैरिटी लेके चलना है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा। वो अपना कोई रिचुअल्स और अपनी कोई राज्य की जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो नहीं होगी। सभी धर्मों का समादर होगा। जो हमारे यहाँ हमारी क्लासिकल ट्रेडिशन रही है सर्वधर्म समभाव, वही हमारे संविधान में हमारे धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मूल है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल लिबर्टी जो हमें संविधान ने रिलीजियस लेवल पे दी है वो इतनी उदार दी है कि आप खुद समझ पाएंगे कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजहब के अनुयायी हो, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं उसे अपनाने के, उसके बिलीफ सिस्टम को अपनाने के, उसके रिचुअल्स को फॉलो करने के और उसमें अपनी कल्चरल और जो रिलीजियस डेवलपमेंट है उसे सुनिश्चित करने में। तो हमारा पंथ निरपेक्षतावाद अगर 2-3 पॉइंट में पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करें तो किस पे आधारित है? पहली चीज सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। दूसरी चीज कि हमारा राज्य वो धर्म विरोधी, संप्रदाय विरोधी या पंथ विरोधी नहीं है, बल्कि हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ये आपको क्लियरिटी लेके चलना है। बाकी इस पे हम काफी चीजों को अभी क्लियर करेंगे। जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो और ज्यादा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 2 और कैटेगरीज हैं। एक हमने इधर लिखा हुआ है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका और दूसरा लिखा है मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान। यहां देखिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, ये आप कैसे समझ पाएंगे कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है? ये ऐसे समझ में आएगा कि स्वतंत्र जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता के प्रावधान संविधान में किस प्रकार की है। तो मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके के प्रावधान है कि न्यायपालिका के किसी भी कार्य की संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। जजों के कृत्य व्यवहार, उनके निर्णयों पर संसद में कोई चर्चा नहीं रखी गई है। ये सब सारी चीजें प्रोहित करके जो हमारी न्यायिक सर्वोच्चता है उसको मजबूत किया गया है। दूसरी बात, निष्पक्षता कैसे आएगी? निष्पक्षता आएगी कि कैसे हमारी न्यायपालिका गठित हो रही है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका के गठन में संसद का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बल्कि क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी जुडिशरी है उसमें एक कोलेजियम की व्यवस्था है और उस कोलेजियम में जजेज होते हैं। आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको तो हमारा प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग, और उसमें सीनियरिटी बेसिस लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट कर देता है। लेकिन बाकी सारे जजेज के लिए हमारे पास कोलेजियम है। उस कोलेजियम में हमारा चीफ जस्टिस है और उसके अलावा 3 और 4 जो सीनियर अदर मोस्ट जजेज हैं, सीनियर मोस्ट जजेज हैं, उनको रखा गया है। और वो जजेज एक कॉमन जो राय है, वो साझी राय के साथ जजेज के अपॉइंटमेंट की लिस्ट केंद्र को भेजते हैं, यानी कि उन्हीं लिस्ट में से केंद्र जजेज की नियुक्ति करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जजेज नियुक्ति कैसे हो रही है। जजों की नियुक्ति वो जजेज खुद तय कर रहे हैं। उनके द्वारा जिन नामों को भेजा जा रहा है उन्हीं नामों में से फिर हमारे प्रेसिडेंट द्वारा जजेज की नियुक्ति हो रही। तो नियुक्ति के नाते पहली चीज ये सुरक्षित हो गई कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्यपालिका या विधायिका का डायरेक्ट दखल नहीं है। यद्यपि इस पे काफी कंट्रोवर्सी है और इस पे विवाद होते रहते हैं। आप धीरे धीरे इन सब चीजों को जब संविधान पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। मैं फिर से ये कह रहा हूं कि जजेज की नियुक्ति जजेज के द्वारा रिकमेंड किए गए, कोलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए गए जो लिस्ट है उसके आधार पर प्रेसिडेंट द्वारा होती है। यानी अंतिम निर्णय तो कार्यपालिका का है, प्रेसिडेंट का है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो जजेज खुद तय कर रहे हैं। उसमें उन नामों को फाइनल और रिकमेंड करने का काम जजेज के कोलेजियम द्वारा हो रहा है और फाइनल करने का काम आपका प्रेसिडेंट कर रहा है। तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि जो हमने किया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने की बात, वो इन आधारों पर। इसके अलावा
हमारी न्यायपालिका को सर्वसुलभ बनाया गया है। ये नहीं है उसमें कि केवल और केवल अथॉरिटेटिव ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्राधिकरण है, जो राज्य की संस्थाएं हैं, वही सिर्फ उसमें अपील कर सकती हैं, बल्कि नागरिकों को भी वही सारे राइट दिए गए हैं। तो निष्पक्षता उसकी इस बात पे सिद्ध होती है कि सभी लोगों को हमारी न्यायपालिका में अपील करने का, न्यायपालिका से ज्यूरिडिक्शन प्राप्त करने का, जजमेंट प्राप्त करने का पूरा प्रावधान किया गया है। तो हमारी न्यायपालिका इस वे में निष्पक्ष है। बाकी जब न्यायपालिका के आप डिटेल्स प्रोविजन पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी नहीं होगी जो अस्पष्ट रहे। देखिए लास्ट का प्रोविजन, मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी संविधान वेत्ता हुए हैं उन्होंने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया है कि कोई भी राज्य तभी सफलतापूर्वक स्थापित हो पाएगा जब वहां के नागरिकों को पर्याप्त अधिकार दिए जाए। और वो अधिकार किस प्रकार के दिए जाए? उनकी इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखा जाए, उनकी कम्युनिटी को ध्यान में रखा जाए, उनकी किसी भी सोशल इकोनॉमिक नीड को भी यहां तक है कि ध्यान में रखा जाए। और मैं आपको बताऊंगा, जब फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाऊंगा, कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में कैसे सोशल इकोनॉमिक नीड तक को इनबिल्ट किया गया है। तो देखिए, मूल अधिकारों का प्रोविजन ये यूनिक फीचर है। हमसे पहले सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन तौर पे फंडामेंटल राइट था, इससे पहले और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये मिलता नहीं है। और ये हमारा इतना यूनिक फीचर है जिसके द्वारा हमारे नागरिकों का संविधान में एक अटूट भरोसा पैदा होता है। वो ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कर पाते हैं कि हमारा संविधान उनको पूरे तरीके से विकसित होने का, उनकी पूरी जरूरतों को कवर करने का, उनकी सारी जो अभिव्यक्ति है उसको सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। दूसरा ये बहुत यूनिक फीचर है नीति निदेशक तत्व। और आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा दुनिया के किसी भी संविधान में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। आयरलैंड के बाद अगर है कहीं तो वो हमारे संविधान में है। और आप उसको देख पा रहे होंगे, पूरी झलक हमारे इंडियन कल्चर की हमारे नीति निदेशक तत्वों में मिलती है। और मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिशंस और कस्टम्स और कैसी हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज के परंपराएं हैं वो हमारे नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा बनी है। आप जानते हैं नीति निदेशक तत्व हमारे लिए यूनिक क्यों है? क्योंकि वो एक बहुत ब्रॉड स्कोप लेके चलते हैं, कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेके चलते हैं। उसमें हर एक समुदाय के हितों की सुरक्षा है, राज्य को किसी भी प्रकार से अराजक होने से बचाने के प्रावधान है। ये सब सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। और सारे तरीके के जो हमारे न्याय जो हमारे प्रेम्बल्स में मिल रहे हैं आपको, उनको इंश्योर करने की कोशिश उन्हीं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के भीतर की गई है। तो ये दोनों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये उनकी विशेषताओं में निहित हैं। स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको इस लेक्चर से पूरी तरीके से संविधान की विशेषताओं को समझने में क्लैरिटी मिली होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर अवगत कराएं। जिन जगहों पर आपको क्लैरिटी नहीं है उन पे हमको अवगत कराएं, मैं उनको अगले लेक्चर्स में शामिल करूंगा। मैंने हर बार कहा है कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उससे मेरे लिए मोटिवेशन मिलता है। और आप करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप स्टडी करते रहें और यूं ही अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। Thank you very much. Thank you so much.